Hello guys, I am Kajal, your science educator from Science Study Tech. In this video, we will discuss about class 8 science chapter, that is conservation of plants and animals. So let's get started. Two of the students, Yasir and Arif, had visited the forest along with Professor Ahmed. दो स्टूडेंट कौन कौन से, यासिर और आरिफ अपने प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट में जाते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट में जाते हैं. दे वो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स. वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं. एगर होता है उत्सुक होना. बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. Other children in the class were also eager to share their experience and some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. जो बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि जो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भरतपुर सेंचुरी में जाते हैं. ठीक है, भरतपुर सेंचुरी में वो विजिट करते हैं. Other children had heard about Kaziranga National Park, Lakchau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. जो बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो किस किस के बारे में सुनते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, लखचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, इन सब के नाम सुनते हैं वो. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बायोस्फीयर रिजर्व? कहता है कि क्या पर्पज़ है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के पीछे, क्या कारण है? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेस. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की कटिंग करना, मतलब जंगलों को काटना, उनको ख़त्म करना. किसके लिए? फॉर लैंड और फॉर अदर पर्पज़ लाइक वुड के लिए, लैंड के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए जंगलों को काटने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ. इस अर्थ पे बहुत सारी वेराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. दे आर असेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मेन काइंड. ये ह्यूमन्स की सर्वाइवल के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है, टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन. अब क्या है, जो डिफॉरेस्टेशन है वो इन सब ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, इनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो गया है. ठीक है, वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़. हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों को ख़त्म करना, जंगलों को क्लियर करना और उस लैंड को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज़. ट्री किस किस पर्पज़ के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए कट किया जाता है, वो नीचे दिए हुए हैं. प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन. लैंड को कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए ख़रीदना. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. हाउसेज बनाना, घर बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना, फर्नीचर बनाने के लिए, और वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए. सम नेचुरल काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर. अब डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल काजेज़ हैं, मतलब जो कुदरत की तरफ से डिफॉरेस्टेशन होती है, मतलब कुदरत की तरफ से पेड़ वगैरह ख़त्म होते हैं, वो नेचुरल काजेज़ होते हैं. कौन कौन सा है वो फॉरेस्ट फायर और सेवरल ड्रॉट्स. फॉरेस्ट फायर होता है जंगल में आग लगने से, और ड्रॉट्स होता है सूखा पड़ने से. सूखा पड़ने से और जंगलों को आग लगने की वजह से भी पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, जंगल. डू यू नाउ, क्या आप जानते हो, वन ऑफ द नेचर प्रीशियस गिफ्ट इज़ फॉरेस्ट. कि जो फॉरेस्ट है ना, वो कुदरत की तरफ से हमें एक अनमोल तोहफा मिला है, बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट मिला है. इट कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ J&K स्टेट इकोनॉमी. बहुत सारे इसके सेक्टर हैं वो J&K में हैं. ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं वो J&K में हैं. Apart from providing valuable raw material for the industries, it promises both direct and indirect opportunities. अब इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ना, ये कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट. अब एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितना टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन J&K. मतलब एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जो J&K में टोटल एरिया है वो इतना है, 20,213 किलोमीटर है. और क्या कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग द एरिया अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, 19.95% ऑफ द स्टेट एरिया. कहता है कि जो एरिया पाकिस्तान और चाइना के पास है ना, ये इतना एरिया पाकिस्तान और चाइना के पास है हमारा, उसको छोड़ के बाकी इतना एरिया जो हमारे पास है ना, जो उसमें इतने एरिया में फॉरेस्ट हैं. जो इतना एरिया वो पाकिस्तान में है, उसमें भी फॉरेस्ट हैं, पर वो भी हमारा एरिया है, पर उसको छोड़ के इतना एरिया है जो वो J&K का, उसमें फॉरेस्ट है. अब लेटेस्ट डाटा बताया, क्या क्या बताया फॉरेस्ट का,
कि फॉरेस्ट ने जम्मू कश्मीर डिवीज़न में कितना कवर किया है, 50.97%, जम्मू डिवीज़न में कितना है, 45.89%, लद्दाख में कितना, 3.14%। Erstwhile district Doda is leading in forest cover while करगिल डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी पुअर इन फॉरेस्ट वेल्थ। अब कहता है कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट में और करगिल में सबसे कम में, वेरी पुअर है, ठीक है। इन JNK द वेजिटेशन इज क्लासिक। अब JNK की वेजिटेशन बताई है, ड्राई सवाना एंड स्क्रब्स, ड्राई सवाना एंड स्क्रब्स के बारे में बताया। इट इज़ कन्फाइंड टू जम्मू प्लान्स एंड खांडी एरिया। ये कौन कौन से जम्मू प्लान्स में है और खांडी एरियाज़ में, ठीक है। ये इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, कीकर, पुलाए, बर, शिशूम, पीपल, बनियान, मैंगो, पाम, बाम्बो, ये सब कुछ स्पीशीज़ इसमें आती हैं जम्मू प्लान्स और खांडी में। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब बोलते हैं कि सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो वार्म और वेट प्लेस में होते हैं, ठीक है। मतलब गीली जगह पे और थोड़ी सी गर्म जगह पे जो ये फॉरेस्ट होते हैं, इनको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू शिवालिक फुट हिल्स। ये कहाँ पे, शिवालिक फुट हिल्स के पास पाए जाते हैं। चीड़ इज़ द मेन ट्री स्पीशीज़ इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट की सबसे मेन स्पीशीज़ कौन सी है, चीड़ हमने देखी होगी ना, चीड़ है जो मेन स्पीशीज़ है। इट इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर, और यहाँ इससे बहुत सारा टिम्बर मिलता है। इंपॉर्टेंट लोकेशंस आर, अब इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन कौन सी है, रियासी है, और कौन कौन सी है, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, बिलवार, रामबन एंड जम्मू, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट जगहें। अब क्या था कि टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होती हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको ना ज़्यादा गर्म इन्वामेंट की, ना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ना कि ठंडे की। मतलब ये दोनों टाइप के टेम्परेचर में रहता है, गर्म में भी रह सकता, गर्म में भी और ठंडे में भी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मतलब बराबर टेम्परेचर, ठंडा भी और गर्म भी बराबर में ये फॉरेस्ट होते हैं। द कश्मीर वैली एंड एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा इज़ होम ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट के घर होम कौन सा है, कश्मीर वैली और डोडा में ये सबसे ज़्यादा हैं। इंक्लूड देवदार, कैरो, कचील एंड बुर्जा एक्सेट्रा। ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे वहाँ के ये स्पीशीज़ हैं, वहाँ की ट्रीज़ हैं, और कहाँ पे हैं ये कश्मीर और डोडा डिस्ट्रिक्ट में हैं। अल्पाइन वेजिटेशन, अब अल्पाइन वेजिटेशन क्या होती है, ये इस वेजिटेशन में कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो अल्पाइन रीजन में होती हैं। अल्पाइन रीजन मतलब ज़्यादातर ना माउंटेन्स वगैरह पे ये सारे होते हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेज पास्चर वेयर बिर्च एंड जूनिपर्स आर कॉमन। यहाँ पे बिर्च और जूनिपर्स हैं, ये कॉमन है। गुलमार्ग हो गया, यशमार्ग हो गया, टंगमार्ग हो गया, सोनमार्ग, ये सारी जगह पे ये सारे पाए जाते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन ये इन जगह पे पाई जाती है। अब बोलता है ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन क्या होती है। ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन क्या होती है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये ड्राई कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन लद्दाख, ये सबसे ज़्यादा लद्दाख में कॉमन है रीजन विच रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होती है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एक्टिविटी 3.1 एड मोर काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू यूअर लिस्ट। अपनी लिस्ट में और भी डिफॉरेस्टेशन के काजेज लिखो एंड क्लासीफाई दैम नेचुरल और मेड बताओ, उनको बताओ कि कौन कौन से नेचुरल हैं और कौन कौन से मेड हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं परिणाम। यासिर एंड आरिफ रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज को रिकॉल करते हैं। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज़ क्या करता है, टेम्परेचर को और पोल्यूशन को, अर्थ के मतलब अर्थ में ना पोल्यूशन लेवल को और टेम्परेचर को ये इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर और पोल्यूशन को। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब आप सीधी सी बात है, अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो क्या होगा कि जो पेड़ ही तो हैं, जो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पेड़ लेते हैं, तो अब पेड़ ही तो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोवर्ड, अब जो ग्राउंड वाटर होगा ना, जो वो भी बहुत ज़्यादा
कम हो जाएगा। देन नाउ दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, और वो जानते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या करता है, नेचर के बैलेंस को बिगाड़ता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कॉन्टिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। कहता है कि उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि अगर हम कटिंग करेंगे ट्री कॉन्टिन्यूसली, बार बार उनकी ट्रीज़ की कटिंग करते रहेंगे लगातार, तो क्या होगा, तो रेनफॉल और सॉइल की फर्टिलिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, बारिश भी कम हो जाएगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। Moreover, there will be increased chance of natural calamities such as flood and droughts। अब बाढ़ आना और सूखा पड़ना, इन दोनों के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। How does deforestation reduce rainfall on the one hand and led to फ्लड्स ऑन द अदर हैंड। अब कहता है कि कैसे एक तरफ जो डिफॉरेस्टेशन है वो रेनफॉल को कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, और दूसरी तरफ फ्लड्स भी ला रही है। मतलब एक तरफ बोल रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से बारिश नहीं होगी, तो ये बोल रहा है कि अगर बारिश नहीं होगी तो फ्लड्स वगैरह कैसे आएंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स हैं जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting its increase amount in the atmosphere। अब ट्रीज़ कम यूज़ करेंगे, अब ट्रीज़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होगी तो वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। और क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, जो हीट रेज हैं उनको, जो हीट रेज है ना जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं उनको ट्रैप करेगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। और क्या करेगा, ये टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये वाटर साइकिल को, जो वाटर साइकिल होता है ना, पानी नीचे आता बारिश से फिर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, ऐसे साइकिल सा बनता है, तो वो जो वाटर साइकिल होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देगा, और जो रेन होगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। इससे क्या हो जाएगा, ड्रॉट्स हो जाएंगे। ड्रॉट्स क्या होता है, सूखा बढ़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर काज विच लेड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। और डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही बड़ा काज है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो अफेक्टेड होगी प्लांटेशन और वेजिटेशन से। यू आर नाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब आप जानते हो कि जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर कम ट्रीज़ होंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। अब जब सॉइल इरोजन होगा तो जो ऊपर वाली लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, तो नीचे कौन कौन सी हार्ड और रॉकी लेयर्स बच जाएंगी। मतलब ऐसे हार्ड सी लेयर बच जाएगी, सख्त वाली लेयर बच जाएगी, जो ऊपर सी जो सॉफ्ट लेयर होती है वो सॉइल इरोजन से रिमूव हो जाएगी, उड़ जाएगी वो। दिस सॉइल हैड लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। और ये जो है ना इसमें लेस ह्यूमस होगा और लेस फर्टाइल होगा। ह्यूमस मतलब वहाँ पे कोई भी खाद वगैरह नहीं होगी, मतलब जो फर्टाइल लैंड होती है वो भी फर्टाइल नहीं रहेगी और ह्यूमस भी नहीं रहेगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और जो फर्टाइल लैंड है वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो डेजर्ट बन जाएगा। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और इस प्रोसेस को, जिसमें जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में, उस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लेड टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा, जो सॉइल है ना, जो अगर पेड़ हम कट कर देंगे, जो पेड़ की रूट्स होती है ना वो क्या करती हैं, वो सॉइल और वाटर को ना अपनी रूट्स से ना वो उनको होल्ड करके रखती हैं, उनको पकड़ के रखती हैं। तो अब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ कट कर देंगे, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी ना, जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी ना, वो कम हो जाएगी सॉइल की। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड। अब सॉइल की सरफेस से ग्राउंड पे पानी आ जाएगा, ठीक है। जो मतलब सॉइल की सरफेस से जो ग्राउंड में पानी जाता था ना वो कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पानी ग्राउंड में नहीं जाएगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा धरती के नीचे, वो ऊपर ही रहेगा। उससे क्या होगा, उससे फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। मतलब आप समझे मेरी बात को कि क्या है, जो ट्रीज़ है ना
ट्रीज़ की जो रूट्स है ना वो सॉइल को हेल्प करती हैं वाटर को होल्ड करके रखने के लिए, पानी को। तो अगर अब ये नहीं होगा, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, अगर पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर पानी होता है ना वो ग्राउंड में नहीं जाएगा, ग्राउंड लेवल में नीचे नहीं जाएगा, और वो क्या होगा कि वो फ्लड्स ऊपर ही रहेगा और फ्लड्स आ जाएंगी, बाढ़ आ जाएगी। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल लाइक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये भी न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, ये सब कुछ भी चेंज हो जाएगा, मतलब सब कुछ ख़राब हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सॉइल इरोजन इन जम्मू रीजन ऑफ JNK। अब कह रहा है कि सॉइल इरोजन जम्मू एंड कश्मीर में, दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस कॉन्स्ट्रेंट इन सॉइल ऑफ कैंडी बेल्ट इन जम्मू। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कैंडी बेल्ट इन जम्मू में, ठीक है, सॉइल इरोजन। फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 300 से 150 अबव सी लेवल तक है, और इसको हम कांडी कहते हैं। मतलब ये अबव सी लेवल है तो इसीलिए हम इसको कांडी कहते हैं। दी एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 1000 mm। और जो दी टॉप सॉइल हैज़ बीन रिमूव्ड इन दिस लेयर फ्रॉम द इंटायर एरिया। अब जो टॉप लेयर होगी ना वो कितने एरिया में, इस एरिया की टॉप लेयर भी रिमूव हो जाएगी, मतलब जो इस एरिया की जो टॉप लेयर है ना वो भी रिमूव हो जाएगी। A number of villages located on Mansar to Surinsar road face a drastic erosion problem by nearby Nalla during rainy season। अब जो बारिश के मौसम में ना मानसर और सुरिंसर की जो रोड्स है ना उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉइल मतलब प्रॉब्लम इरोजन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। द एरिया बिटवीन बलाल एंड Basantar are badly affected with soil erosion and heavy amount of sand, silt and stone deposit after erosion by the flash flood continue to take heavy toll of the agricultural lands। क्या कह रहा है कि जो बलाल एंड बसंतर है ना ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है सॉइल इरोजन से, ठीक है। और जो सैंड और जो स्टोन्स होते हैं, जो मतलब मिट्टी, रेता वगैरह और पत्थर वगैरह होते हैं ना वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। कब? सॉइल इरोजन के बाद ना ये क्या होता है कि ये जो मिट्टी वगैरह ये भी सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। अबाउट 26 ऑफ द टोटल एरिया विच इज़ अंडर विलेज फॉरेस्ट इज़ नाउ क्वाइट इरोडेड। अब 26% जो एरिया है ना वो पूरा उखड़ चुका है। विलेज में जो फॉरेस्ट है ना 26 जो एरिया है ना तो वो भी सारा उखड़ चुका है। Beside this, the area where continuous soil erosion are taking place are, अब कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे लगातार सॉइल इरोजन होती रहती है? वो है कलीथ एंड चौकी चौरा ऑफ अखनूर, तहसील दंसल, जाजर कोटली, रामनगर, मानसर सुरिंसर, जंडियाल एंड अम्ब सीरीज ऑफ बलवाल ब्लॉक ऑफ जम्मू। इन सब जगह पे ना मतलब लगातार सॉइल इरोजन होता ही रहता है। वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। लिस्ट दिस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ। विल वी फेस दिस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यूसली कटिंग ट्री। पूरा कि अगर हम ट्रीज़ को बार बार काटते रहेंगे तो जो इन प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी, इन प्रोडक्ट्स को ये प्रोडक्ट्स कम पड़ जाएंगे हमें। एक्टिविटी 3.2 एनिमल लाइफ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लिस्ट द पॉइंट, उन पॉइंट्स को लिस्ट में लिखो एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स, और क्लासमेट्स के साथ उनको डिस्कस करो। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब बोलता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन, उसको कंजर्व कैसे करके रखना है। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यासिर एंड आरिफ आर वरीड। कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में जान के ना यासिर और आरिफ है ना बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। अब वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इनको सेव कर सकते हैं। बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। कहते हैं कि क्या था, कहता है कि
बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो रहते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनकी लाइफ होती है वहाँ पे, ये होता है बायोस्फीयर। जहाँ पे मतलब सब टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो होता है बायोस्फीयर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। अब कहता है कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? ये होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं अर्थ पे, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसे है और उनका रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ कैसे है, वो बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ कैसे है, उनका खुद के साथ कैसे रिलेशन है, और वो बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वो रहते हैं वहाँ पे, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ वैरायटी टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर यासिर आरिफ एंड देयर क्लासमेट्स। अब क्या कहता है कि जो प्रोफेसर अहमद है ना, वो क्या करता है? वो बायोडाइवर्सिटी में जाने के लिए यासिर आरिफ और उनके क्लासमेट्स को लेके जाने के लिए एक प्लानिंग करता है। ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। वो कौन सा जगह सिलेक्ट करता है? ये वाली जगह पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व को सिलेक्ट करता है। ही नोज दैट plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats। कहता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, जो इसमें जो कहाँ पे पंचमाही बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, वो किसके सिमिलर हैं? जैसे हिमालय की चोटी पे, हिमालय के पीक पे और वेस्टर्न घाट्स पे जो जहाँ पे मतलब वेस्टर्न घाट्स और हिमालयन की जो पीक पे जैसे मिलते हैं ना एनिमल्स और प्लांट्स, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स इसमें सेम टू सेम मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। प्रोफेसर अहमद को यकीन है कि जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है ना, वो सबसे अलग है। जहाँ पे जो प्लांट्स एनिमल्स और उनका रहन सहन है ना, ये सबसे अलग है। ऐसा है जैसे हिमालय में और वेस्टर्न घाट्स में है। ही रिक्वेस्ट महादेव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉयड टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। वो क्या करते हैं? वो रिक्वेस्ट करते हैं किससे? वो महादेव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रन को अंदर लेके जाओ और बायोस्फीयर रिजर्व में उनको बताओ, ठीक है, गाइड करो उनको। एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। अब कहता है कि जो वो उनको बताता है कि जो हम इस एरिया को प्रिजर्व करते हैं ना, ये मतलब इस बायोलॉजिकल एरिया को जब हम प्रिजर्व करते हैं ना, तो ये बहुत ही नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट बन जाता है। महादेव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स। कहता है कि महादेव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज और हम पर्सनल मतलब जो इन सब बंदों की एफ़र्ट्स से और जो सोसाइटी की एफ़र्ट्स की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट कर रही है। किसकी? मतलब जो कुछ लोग प्रयास करते हैं, एफ़र्ट्स होते हैं प्रयास करना, कुछ लोगों के प्रयासों से और सोसाइटी के प्रयासों से जो गवर्नमेंट है ना, ये इनको प्रोटेक्ट कर रही है। किसको? फ्लोरा और फौना को। फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है? फ्लोरा होता है मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं और किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले एनिमल्स को फौना कहते हैं। प्रोटेक्टिंग एरिया कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व हैविंग बीन रिमार्क्ड। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाए हुए हैं? गवर्नमेंट ने सेंचुरीज बनाई हैं, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको बनाए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हियर। मतलब प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन करना, खेती बाड़ी करना, प्लांटेशन करना, ग्रेजिंग मतलब जानवरों को चराना, ट्रीज़ को काटना, हंटिंग करना, ये सब कुछ यहाँ पे मना है। सेंचुरी क्या होती है? एरिया एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सेंचुरी क्या होती है? ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है बिना उनको डिस्टर्ब किए, उनको वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और उनकी हैबिटेट को और उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर
कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक ऐसा एरिया जो रिजर्व किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जहाँ पे वो खुला मतलब रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं, उनकी हैबिटेट और अपनी हैबिटेट को यूज़ कर सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उनको यूज़ कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टिंग लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिंग लाइफ फॉर ट्राइबल लिविंग इन दिस एरिया। एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको प्रोटेक्ट करके रखा होता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल रिसोर्सेज के लिए, और कभी कभी ना वहाँ पे ट्राइबल्स भी रहते हैं उस एरिया में। केयर ऑफ़ द फॉरेस्ट एंड एनिमल, और वहाँ पे फॉरेस्ट और एनिमल्स की केयर की जाती है। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट क्या करती है? मेथड्स, रूल्स और पॉलिसीज़ बनाती है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, और उनको प्रोटेक्ट और उनको कंजर्व करने के लिए वो बहुत सारे रूल्स, मेथड्स बनाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। अब कहता है कि नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा, ये सब कुछ इनको प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ रिजर्व रखे जाते हैं, इनको मतलब बनाया जाता है। Find out the number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves in your district, state and country. Record in table 3.1 show area in an outline map of the state and nation. कहता है कि जो हमारी स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो हमारे स्टेट में नेशनल पार्क्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी स्टेट में, ये सारे टेबल में हमें उसको लिखना है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया कि चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड महादेव जी इंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, वो जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर, इंटर करते हैं। महादेव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वो बताते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए है? ये बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए है। As you are aware that biodiversity is the variety of plants and animal microorganisms generally found in area। आप इतना तो जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जिसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में पाए जाते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब टाइप के वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं, वो होता है बायोडाइवर्सिटी। द बायोस्फीयर रिजर्व belong to helps to maintain the biodiversity and culture of that area। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? वो उनकी मदद करता है उस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, मतलब उन सबको इकट्ठा रखने के लिए, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में फाउंड किए जाते हैं उन सबको इकट्ठा रखने के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प करता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज और भी आते हैं। द पंचमाही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम भोरी एंड पंचमारी। अब जो पंचमाही नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व था ना, उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर नेशनल पार्क भी था सतपुरा, और 2 उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी थी, बोरी एंड पंचमाही। तो वही बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। 3.1 में क्या बताया? लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। अब उन फैक्टर्स के बारे में बताना जो आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। सम ऑफ दिस फैक्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटी में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी। कुछ उनमें से कुछ फैक्टर्स और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी वो बायोडाइवर्सिटी मतलब डिस्टर्ब होती है। अननोनली लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, हाउ कैन दे बी चेक्ड। उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाओ, उनको कैसे चेक करना है, डिस्कस इन योर क्लास, और अपनी नोटबुक में उसको रिपोर्ट लिखो उसकी। अब ये क्या है? ये पंचमाही बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये बोरी सेंचुरी है, ठीक है, बोरी सेंचुरी है। फिर यहाँ पे ये देखो सतपुरा नेशनल पार्क है, फिर पंचमाही सेंचुरी है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी ये देखो चीज़ें, इस सेंचुरी के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं। अब फ्लोरा और फौना के बारे में मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया कि फ्लोरा क्या होते हैं और फौना क्या होते हैं। फिर से बता देती हूँ कि फ्लोरा क्या होते हैं। फ्लोरा होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, और एक पर्टिकुलर प्लेस के हम एनिमल्स को हम फौना कहते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि फ्लोरा प्लांट्स और फौना एनिमल्स। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest। जैसे ही वो वहाँ पे वॉक करने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं, तो वो वहाँ की जो ग्रीन वेल्थ है ना उसको
फॉरेस्ट की जो ग्रीन वेल्थ है उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। अब वहाँ पे वो ट्रीज़ को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं उनको देख के। सडनली यासिर फाइंड अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। अब यासिर है वो उसको रैबिट दिखता है, उसको खरगोश दिखता है और वो क्या करता है, उसको कैच करने लगता है, उसको पकड़ने लगता है। ही स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। वो उसके पीछे रनिंग करने लगता है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हिम। प्रोफेसर अहमद उसको रोकते हैं। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट। कहता है कि उसको प्रोफेसर कहता है कि जो मतलब उसको रोकता है और उसको बोलता है कि जो एनिमल्स है ना वो अपने हैबिटेट में ही कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे हम अपने, अब हमें कोई ऐसे तंग करेगा, हमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा ना, तो वैसे ही ये भी अपने हैबिटेट में कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब वहाँ पे ठीक रहते हैं। इनको हमें भी छेड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। महादेव एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टाइपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। महादेव उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, मतलब कुछ एरिया में ही वो मिलते हैं, कुछ एरिया में ही वो रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना। मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में, मैंने आपको बताया ना कि जो प्लांट्स पर्टिकुलर एरिया में और जो एनिमल्स पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको फ्लोरा और फौना कहते हैं, उस एरिया का फ्लोरा और फौना कहते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ यूअर एरिया। आप अपने एरिया का फ्लोरा और फौना के बारे में बताओ और उनको लिस्ट में लिखो। एंडेमिक स्पीशीज़। अब आपका पार्ट 1 यहीं तक कंप्लीट है, तो अब हम ये दूसरा वाला एपिडेमिक स्पीशीज़ पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो थैंक यू। पार्ट 2 भी आपका जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।